हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरजन सिंह डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ हों। तो प्यारे विद्यार्थियों, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक काल। तुगलक वंश का इतिहास जो रहा 1320 से 1414 ईस्वी तक। इसका वर्णन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि बिंदुओं के माध्यम से हम किसी भी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो हमारा इसमें पहला बिंदु है दिल्ली सल्तनत का इतिहास। मतलब इसमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास से स्टार्टिंग होती है। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में विशेष रूप से 5 वंशों का वर्णन किया गया है। इन 5 वंशों में जो सबसे पहला वंश था वो था गुलाम वंश। उसके बाद जो दूसरा वंश आया वो था खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तीसरा वंश जिसका आज हम वर्णन करने वाले हैं, कौन सा? तुगलक वंश। तीसरा वंश आया तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद चौथा वंश दिल्ली सल्तनत के साथ रहा सैयद वंश। सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद इसमें 5वां वंश था लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इन 5 वंशों का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तो देखिए, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? तुगलक वंश की जो स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की थी। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक कौन था? असल में गयासुद्दीन तुगलक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक रह चुका था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक और कहते हैं बॉडी गार्ड रहा था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किस प्रकार तुगलक वंश की स्थापना की? नसरुद्दीन खुसरो शाह, नसरुद्दीन खुसरो शाह को मारकर 7 सितंबर 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ये नसरुद्दीन खुसरो शाह कौन था और गयासुद्दीन तुगलक ने इसको क्यों मारा? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह अलाउद्दीन खिलजी वंश के ही एक सम्राट मुबारक शाह खिलजी का बहुत ही परम विश्वसनीय मित्र था। लेकिन ये कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई किसी का मित्र नहीं होता। गहरी मित्रता, घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भी नसरुद्दीन खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी को मारकर 7 अप्रैल 1320 में वो दिल्ली सल्तनत का सम्राट बन बैठा। कौन? नसरुद्दीन खुसरो शाह। 7 अप्रैल 1320 में वो दिल्ली का सम्राट बन बैठा। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने जब ये काम कर दिया तो इसको हराने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने नसरुद्दीन खुसरो शाह पर आक्रमण किया और उसको मारकर उसने दिल्ली की जनता से, मारने के बाद भी उसने दिल्ली की जनता से ये कहा, बोले यदि खिलजी वंश में कोई भी युवराज, उसका कोई भी उत्तराधिकारी जिंदा है तो मैं सम्राट बनने को तैयार नहीं हूँ, उसी को सम्राट बनाया जाए। लेकिन दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के जो पूंजीपति और अमीर लोग थे, उन सब ने गयासुद्दीन तुगलक से दिल्ली का सुल्तान बनने का एक विशेष आग्रह किया। गयासुद्दीन तुगलक वो पहला शासक था जो, कैसा शासक? जो बिना किसी चुनाव के, बिना किसी को मारे कौन बना? बादशाह बना। सर्वसम्मति से, लोगों की सहमति से वो कौन बना? बादशाह बना। कौन सी सन में बना? 1320 में। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 में क्या बना? दिल्ली का बादशाह बना। अब देखिए, उसका बादशाह बनने के पश्चात उसने अपनी नीतियों को अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से कुछ भिन्न रखा।
कौन सी नीतियाँ? अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियाँ थीं वो एक कठोर नीति थी, कठोर दंड नीति, कठोर कर नीति। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने उसके विपरीत उदार नीति को अपनाया और उसने करों को भी कम किया। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? अब आता हमारा चौथा बिंदु, मुख्य उद्देश्य। गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान बनने के बाद किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया? तो इसने सबसे पहले जो इसका मुख्य पॉइंट था, मुख्य उद्देश्य था, वो था किसानों की स्थिति में सुधार। किसानों की स्थिति में सुधार। क्यों? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक इस बात को जानते थे कि यदि देश का किसान संपन्न होगा तभी देश का विकास हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने किसानों की स्थिति में सुधार किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें वृद्धि की। कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की। अगर कहीं बंजर भूमि भी पड़ी थी तो उसको भी कृषि योग्य भूमि बनवाया। तीसरा काम इन्होंने क्या किया? अनेक नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण कराया, पुलों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण, पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ये सब गयासुद्दीन तुगलक की विशेष योजनाएं थीं। और तो और उन्होंने चिकित्सालयों का निर्माण भी कराया था। जनता को ये सब सुविधाएं देने के पश्चात शासक एक दूसरा काम भी करते हैं, उनके विशेष होते हैं सैन्य अभियान। तो गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियानों में सबसे पहला अभियान था वारंगल सैन्य अभियान। ये वारंगल आज का आधुनिक जो तेलंगाना प्रदेश है वहाँ पे था वालंगन राज्य। जो हमारा आज का तेलंगाना प्रदेश है वहाँ पे था वारंगल राज्य। वारंगल सैन्य अभियान में, वारंगल अभियान। अब वारंगल अभियान में इन्होंने क्या किया था? वारंगल के जो राजा थे, राजा प्रताप रुद्रदेव, राजा प्रताप रुद्रदेव, राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा। कौन सी सन में? सन 1321 में। 1321 के बाद फिर 1323 में फिर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजा प्रताप रुद्रदेव पर 1321 और 1323 में आक्रमण किया। और 1323 में आक्रमण करने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक राजा प्रताप रुद्रदेव को बंदी बनाकर दिल्ली लेकर आया। और इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी वारंगल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण क्षेत्र में आक्रमण किए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य का विस्तार नहीं किया था। वो हिंदुस्तान का जो दक्षिणी क्षेत्र था उस क्षेत्र में जाकर अलाउद्दीन खिलजी केवल लूटपाट करता था। लूटपाट करने के अलावा वो किसी भी राज्य पर अधिकार नहीं करता था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राज्य का विस्तार किया। इन्होंने दक्षिण क्षेत्र तक, पूरा दक्षिणी भारत को अपना राज्य बना लिया। उसके बाद इनका एक दूसरा अभियान था बंगाल अभियान। बंगाल अभियान, बंगाल को जीतने के लिए अभियान चलाया गया और 1324 और 1325 में बंगाल को भी जीत लिया गया। बंगाल को जीतने के पश्चात जब गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली आ रहे थे तो आपको एक बीच में गयासुद्दीन तुगलक, एक सूफी संत का नाम सुना होगा आपने, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक के समय के ही सूफी संत थे। और गयासुद्दीन तुगलक की निजामुद्दीन औलिया के साथ बहुत ही गहरी मित्रता, बहुत घनिष्ठ संबंध थे। संबंधों के कारण क्या हुआ था कि गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को
अनुदान के रूप में बहुत सारा धन दिया था। लेकिन पता ना किस संबंध के कारण संबंध खराब हुए, और संबंध खराब होने के कारण गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि जो धन आपको अनुदान के रूप में दिया गया था वो धन आपको वापस करना होगा। निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा कि वो धन तो मैं गरीबों में बांट चुका हूँ, अब वो धन मैं आपको वापस नहीं कर सकता। तो जब बंगाल अभियान यानी बंगाल विजय के पश्चात जब गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दें। लेकिन उसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को संदेश भिजवाया कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और हुआ भी वही। जब गयासुद्दीन तुगलक ये विजय प्राप्त करके दिल्ली वापस आ रहे थे तो दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर उनके पुत्र कौन, उनके पुत्र जो कि थे मोहम्मद बिन तुगलक ने रास्ते में उन्हें एक महल में ठहरने का प्रस्ताव दिया। और बताते हैं कि उसी महल में गयासुद्दीन तुगलक पर एक भारी भरकम लकड़ी का कोई यंत्र गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। ये बताया जाता है कि वो मृत्यु यानी दुर्घटना नहीं थी, वो हत्या थी जो निजामुद्दीन औलिया और उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने मिलकर की थी। लेकिन कुछ लोग उसको केवल दुर्घटना मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने सैन्य अभियान के बारे में पढ़ा। और इस प्रकार सन 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बना, उनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। तो आइए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना सन 1325 ईस्वी में। और कब तक रहा, 1391 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, विद्वान सुल्तान। वो वास्तव में दिल्ली का एक बहुत ही विद्वान और शिक्षित सुल्तान था। अभी तक दिल्ली के सिंहासन पर कोई भी इतना शिक्षित सुल्तान आसीन नहीं हुआ था। उसी के शासनकाल में एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। और इब्न बतूता की ने एक पुस्तक लिखी थी रेहला। उस रेहला पुस्तक में इब्न बतूता ने तुगलक वंश का पूरा इतिहास लिखा है। तुगलक वंश का पूरा वर्णन इब्न बतूता ने अपनी रेहला पुस्तक में किया है। देखिए, चूँकि अभी बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, एक विद्वान सुल्तान था, इसलिए उसने जनता की भलाई के लिए अनेकों योजनाएं बनाई और उन्हें में सफलता पाने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी कुछ व्यक्ति जीवन में बहुत प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी यही हुआ कि उसने बहुत सारी ऐसी योजनाएं जारी की जिससे जनता को फ़ायदा हो, लेकिन वह किसी भी योजना में सफल नहीं हुआ। और जी माना यह जाता है कि जो व्यक्ति अपनी योजनाओं में सफल हो जाता है वो विद्वान कहा जाता है, और जो व्यक्ति अपनी योजनाओं में सफल नहीं होता उसे लोग विद्वान मूर्ख कहते हैं। यही हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। आज भी लोग जब कोई सरकार या अन्य कोई व्यक्ति पदाधिकारी बिना सोचे समझे कोई आदेश पारित करता है तो लोग कहते हैं तुगलक ही फरमान जारी कर दिया। वो सब मोहम्मद बिन तुगलक से ही प्रथा चली आ रही है। तो सबसे पहले राजनीतिक और प्रशासनिक योजनाएं बनाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन राजनीतिक और प्रशासनिक योजनाओं में सबसे पहले उसने क्या रखा, दुआब में कर वृद्धि। केवल दुआब। अब दुआब क्या होता है, देखिए दुआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। मान लो ये दो नदियां हैं और इनके बीच का जो क्षेत्र है ये होता है दुआब। अब ये जो दुआब क्षेत्र था वो ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि दुआब में कर वृद्धि की। जो बाकी क्षेत्र थे उनमें करों की वृद्धि नहीं की गई थी, उनमें जो कर था वो 1/5 1/6 था। लेकिन उसने क्या किया कि दुआब के क्षेत्र में 50%, जो दुआब क्षेत्र था ना उसमें 50% कर जारी कर दिया। 50% मतलब कि किसान जो भी फसल पैदा करेंगे, जो भी जितने यूनिट उनकी फसल पैदा होगी उसका 50% किसे देना होगा, वो सुल्तान को देना होगा। लेकिन हुआ क्या,
जब दोआब में ये कर जारी किया गया तभी क्या हुआ कि उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण वहाँ कोई भी फसल पैदा नहीं हो पाई। तो वहाँ के जो किसान थे, जब मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों ने उन पर कर लेने का दबाव डाला तो वे अपना स्थान छोड़ के जंगलों में भाग गए। उसके पश्चात क्या हुआ, लेकिन अधिकारी उन पर बार बार दबाव डालते रहे कि कर दीजिए, लेकिन वो कर नहीं दे पाए। बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक को इस बात की जानकारी मिली कि उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया है और कोई व्यक्ति कर नहीं दे पा रहा, तो ऐसी बात नहीं, उसने जनता की सहायता भी की। तो उसने जनता को ऋण भी दिया और उपलब्ध बीज की व्यवस्था भी करवाई, लेकिन तब तक काफ़ी देरी हो चुकी थी। तो इस प्रकार इनकी जो पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि, ये योजना क्या रही, असफल रही। ये योजना जो पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि, ये योजना इनकी असफल योजना रही। रीजन क्या रहा कि अकाल पड़ने के कारण। अब इनके एक दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली को स्थान पर देवगिरी बनाने का निश्चय किया। ऐसा क्यों किया? राजधानी परिवर्तन में उन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी दिल्ली को उठाकर देवगिरी दौलताबाद में लाने का निश्चय किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज था वो दक्षिण तक स्थापित हो चुका था, और उन्होंने ये सोचा कि जब राजधानी देवगिरी कहाँ है, देवगिरी गुजरात मध्य प्रदेश के आसपास देवगिरी, तो बोले जहाँ देवगिरी में जब राजधानी आ जाएगी तो राजधानी कहाँ जाएगी, सेंटर में, और सेंटर में राजधानी आने से हम दोनों तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ भी और उत्तर की तरफ भी ठीक से देख को देवगिरी तक ले जाने में काफ़ी खर्च करना पड़ा। रास्ते में उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ी, जलपान की व्यवस्था करनी पड़ी, जिसमें काफ़ी खर्चा हुआ। और जब वही जनता कहाँ पहुँची, देवगिरी पहुँची, तो वो जनता वहाँ की जलवायु सहन नहीं कर पाई, क्योंकि दिल्ली की जलवायु में और वहाँ की जलवायु में अंतर था। जनता दोबारा दिल्ली आने का प्रयास करने लगी, और हुआ ये कि 2 साल के बाद लौटकर फिर से मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। तो इसमें भी क्या हुआ, बहुत खर्चा हुआ, और वो सब खर्चा क्या हुआ, बेकार गया। तो इनकी जो दूसरी योजना थी, कौन सा, राजधानी परिवर्तन की योजना, इनकी ये योजना भी क्या रही, असफल योजना रही। ये योजना भी इनकी एक असफल योजना रही। देखिए तीसरी योजना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। अब सांकेतिक मुद्रा क्या होती है और इन्होंने क्यों जारी किया? असल में उस समय जो मुद्रा चल रही थी वो चांदी के सिक्के चल रहे थे, और चांदी के सिक्कों को क्या हुआ, राष्ट्रीय बाज़ार में उनकी बहुत कमी हो गई, तो इस कारण उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। लोगों ने क्या किया कि उसका ब्लैक करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे निजात पाने के लिए कांसे की मुद्रा जारी की। उन्होंने तांबा और पीतल को मिलाकर एक मिश्रित मुद्रा बनाई। किसको मिलाकर, तांबे को मिलाकर और पीतल को मिलाकर मिश्रित मुद्रा बनाई। तो जब तांबा और पीतल मुद्रा बनाई तो क्या हुआ कि इस मुद्रा पर इन्होंने कोई राज चिन्ह अंकित नहीं किया, तो इसमें लोगों ने नकली मुद्रा बनानी शुरू कर दी। लोगों ने नकली सिक्के छापना शुरू कर दिया, और बाज़ार में नकली मुद्रा इतनी आ गई कि बाहर के जो व्यापारी थे उन्होंने मुद्रा लेना बंद कर दी। उसमें फिर से परेशानी आई, और जब फिर से परेशानी आई तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करना पड़ा कि लोगों से वो कांसे की और जो पीतल की मुद्रा थी उसे वापस लेना पड़ा, और बदले में चांदी की मुद्रा देनी पड़ी। यानी फिर किसको नुकसान हुआ, फिर से राजकोष को नुकसान हुआ। और इनकी ये योजना भी क्या रही, ये भी एक असफल योजना रही। यानी कि 3 योजनाएं इनकी असफल हो गई। बुद्धिमान होने के बावजूद भी तुगलक क्या बन गए, तुगलक मूर्ख बन गए। फिर उन्होंने एक खुरासान ये मंगोलों का क्षेत्र था, मंगोल उसमें बार बार आक्रमण करते थे, लेकिन इस समय इस खुरासान में अशांति चल रही थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि इस अशांति का हमें फ़ायदा उठाएं और हम इन पर आक्रमण करके यहाँ पर शासन स्थापित कर लें। तो इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी विशाल सेना इकट्ठी की,
लगभग 3 लाख से ऊपर सिपाही थे उस सेना में, और उन पर 1 साल तक खर्चा किया और पूरी सेना को 1 साल का एडवांस दे दिया कि सेना तैयारी करे। लेकिन हुआ क्या कि 1 साल से पहले पहले खुरासान में क्या हो गया, खुरासान में शांति स्थापित हो गई। खुरासान में शांति स्थापित हो गई और शांति स्थापित हो जाने के बाद ये खुरासान पर भी आक्रमण नहीं कर पाए। इस प्रकार वो यहाँ भी असफल रहे। अगला था लास्ट में कराचिल अभियान। कराचिल पहाड़ी क्षेत्र पर इन्होंने आसपास के पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा करने के पश्चात, जितने भी स्थान थे वो जीतने के पश्चात, एक कराचिल क्षेत्र था उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ कि भयंकर तूफान और बर्फबारी के कारण, भयंकर तूफान और बर्फबारी के कारण वो कराचिल पर भी कब्जा नहीं कर पाए। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक अपनी समस्त योजनाओं में असफल रहे। इसके अलावा उन्होंने जनता के लिए बहुत सारे कार्य किए, लोकहित में बहुत सारे कार्य किए, लेकिन इन योजनाओं को असफल होने के कारण वो जनता में एक फ्लॉप शासक बनकर रह गए। अंतिम दिनों में वो अपनी उत्तर और दक्षिण में भागते रहे और लास्ट में सन 1351 में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उनके बाद उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। आइए फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं। अभी हमने पढ़ा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब हम आते हैं किसके, फिरोज शाह तुगलक। कौन था फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ये कौन था? चचेरा भाई। किसका चचेरा भाई? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ही कौन बना? दिल्ली का सुल्तान बना। लेकिन ये कौन था? एक अकुशल शासक था, एक उदार शासक था। इसने क्या किया? सबसे पहले दंड संहिता में संशोधन किया। मतलब अब तक जो कठोर दंड नीति लागू थी उसको बहुत ही सामान्य और आसान दंड नीति कर दिया। दंड आसान कर दिया, दंड सामान्य कर दिए। अब तुम जानते हो कि अगर दंड को सामान्य कर दिया जाए तो कहीं भी किसी राज्य में व्यवस्था सही से नहीं रह पाती है। इसने क्या किया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू नहीं था। जजिया कर हिंदुओं पर लागू था उस समय, लेकिन ब्राह्मणों पर लागू नहीं था। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया। योग्यता के आधार पर सरकारी पदों को नहीं, बल्कि सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया कि वंश के आधार पर ही, वंशानुगत आधार पर ही लोगों को सरकारी पद प्राप्त होंगे। तो अगर ये भी देखा जाए तो वंशानुगत रहेगा तो योग्यताएं खत्म हो जाएंगी। उसके पश्चात लोकहित के कार्य, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे लोकहित के कार्य किए थे। कौन कौन से? इन्होंने अनेक नहरों का निर्माण कराया था। इन्होंने लोगों के लिए अनेक जलाशयों का निर्माण कराया था। इन्होंने अनेक लोगों को ठहरने के लिए अनेक सरायों का निर्माण भी कराया। इन्होंने रोजगार कार्यालय भी स्थापित किए थे। रोजगार कार्यालय भी इन्होंने ही स्थापित किए थे। और विधवा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी उन्होंने बहुत दान दिया था। तो सन 1351 से 1388 तक दिल्ली पर फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा। फिरोज शाह तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक का पौत्र तुगलक शाह, जिसने अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक सेकंड के नाम से घोषित किया। फिरोज शाह तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक का पौत्र तुगलक शाह, जिसने अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक सेकंड के नाम से घोषित किया। ये कौन? दिल्ली का सुल्तान बना। और फिरोज शाह तुगलक शाह के बाद नसरुद्दीन शाह तुगलक 1394 से लेकर कब तक? 1414 तक, 1412 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। जिस समय नसरुद्दीन शाह
दिल्ली का सुल्तान था उस समय तैमूर, चंगेज़ खां का। तैमूर, आपको बताया कि इसमें तैमूर वंश में चंगेज़ खां ने भी आक्रमण किया था भारत पर। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और इस 1398 में इसने दिल्ली पर आक्रमण करके, दिल्ली पर क्या आक्रमण करके क्या किया? धन की लूटपाट की और ये बहुत अधिक धन लूट कर ले गया। लेकिन इसका उद्देश्य दिल्ली पर शासन करना नहीं था। ये धन लूटकर वापस चला गया और अपने एक सेनानायक खिज्र खां को दिल्ली छोड़ गया। नसरुद्दीन शाह की मृत्यु के पश्चात खिज्र खां ने दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 3 वंशों को पढ़ लिया और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सैयद वंश का इतिहास। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सब अपने घर पर अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।